नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प नीति, सिद्धांत और विलय के बारे में। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया, और वो भी सेनाओं से नहीं बल्कि सिर्फ एक कलम के झटके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पॉलिसी जिसने सिर्फ कानून के दम पर बिना कोई बड़ी जंग लड़े एक के बाद एक राज्यों को ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, जो औपनिवेशिक विस्तार के सबसे ताकतवर कानूनी हथियारों में से एक थी। तो इस सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। उस दौर में ये 19वीं सदी के बीच का समय था, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अंडर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह से अपना साम्राज्य बढ़ाना। देखिए, 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं। 1856 तक अपने कार्यकाल में वो बहुत एक्टिव रहे। उन्होंने कंपनी का इलाका बढ़ाने के लिए जंग भी की और कूटनीति का भी इस्तेमाल किया। लेकिन उनका जो सबसे बदनाम हथियार था वो थी एक खास पॉलिसी। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज है कि अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को कैसे बांटा हुआ था। मोटे तौर पर 3 कैटेगरी थी। पहली, स्वतंत्र राज्य जिन पर अंग्रेजों का कोई कंट्रोल नहीं था। दूसरी, आश्रित राज्य जो सहायक संधियों से बंधे थे। और तीसरी, अधीनस्थ राज्य जिन्हें या तो अंग्रेजों ने जीता था या बनाया था। हड़प नीति पहली कैटेगरी पर लागू नहीं होती थी। उसका निशाना थे ये दूसरे और तीसरे तरह के राज्य। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पॉलिसी थी क्या जिसने इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी। चलिए, इसके पीछे के सीधे लेकिन उतने ही खतरनाक लॉजिक को समझते हैं। ये जो पॉलिसी थी, इसने सीधे सीधे भारत की सदियों पुरानी एक परंपरा पर हमला किया। भारत में परंपरा थी कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो वो एक बेटे को गोद लेकर उसे अपना वारिस बना सकता था। पर इस पॉलिसी ने इस परंपरा को ही गैर कानूनी बना दिया। और यहीं पर सारा खेल था। पारंपरिक तरीके में गोद लिया हुआ बेटा ही राजा बनता था, उसे राज्य और निजी संपत्ति सब कुछ मिलता था। लेकिन हड़प नीति ने कहा, नहीं, गोद लिया बेटा राजा नहीं बन सकता। वो सिर्फ राजा की निजी संपत्ति ले सकता है, लेकिन राज्य, वो तो अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। इसने राजा के अपने उत्तराधिकारी को चुनने के हक को ही एक तरह से खत्म कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर नहीं थी, इसे कितनी तेजी और बेरहमी से पूरे भारत में लागू किया गया। और देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1848 में सतारा से। वो पहला राज्य था जिसे इस नीति के तहत हड़प लिया गया। और फिर तो जैसे एक लाइन ही लग गई। 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर। एक के बाद एक राज्य ब्रिटिश राज में मिला लिए गए। और इन सब में झांसी का मामला शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। झांसी की कहानी दिखाती है कि इस पॉलिसी की वजह से लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा। वहां के शासक गंगाधर राव ने अपनी मृत्यु से पहले एक बेटे को गोद लिया था, और ऐसा लगता था कि अंग्रेजों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनके पति का देहांत हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई ने लॉर्ड डलहौजी से गुहार लगाई। उन्होंने उस संधि की याद दिलाई जो उनके परिवार के शासन की गारंटी देती थी। लेकिन उनकी एक न सुनी गई। उनकी दलील को नजरअंदाज कर दिया गया और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेज सिर्फ इसी एक पॉलिसी पर टिके थे। जहां ये डॉक्ट्रिन काम नहीं करता था, वहां वो कोई और बहाना ढूंढ लेते थे। जैसे कि 1856 में अवध को कुशासन या मिसगवर्नेंस का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस पॉलिसी ने सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा नहीं किया, इसने लोगों के दिलों में गुस्से, असंतोष और शक के ऐसे बीज बो दिए जिसका नतीजा बहुत बड़ा होने वाला था। और यही गुस्सा जो राजाओं और उनकी प्रजा में फैल चुका था, 1857 के उस विशाल भारतीय विद्रोह का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण बना। ये उस आग में घी डालने जैसा था जो पहले से ही सुलग रही थी। 1857 का विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में आ गया। नए एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि ये पॉलिसी कितनी खतरनाक साबित हुई है। तो उनके पहले कामों में से एक था 1859 में इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आधिकारिक तौर पर खत्म करना। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि जो राज्य छीन लिए गए थे वो वापस नहीं किए गए। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी प्रशासनिक नियम और कानून किसी साम्राज्य को बनाने या तोड़ने में सेनाओं जितने ही या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। ये हमें पॉलिसी, पावर और विद्रोह के बीच के रिश्ते की एक जबरदस्त याद दिलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।